चित्ररंजन जो है झारखंड और बंगाल के बॉर्डर एरिया इस तरफ जामताड़ा पड़ता है। हाँ, मतलब जामताड़ा के बारे में जगत के आसपास आप नहीं, सीरीज से पहले भी खतरनाक था, लेकिन सीरीज के बाद आप जानते हैं। हालांकि कहा जाता है कि साइबर क्राइम वहां से शुरू हुआ और इसके बाद भारत के विभिन्न इलाकों तक पहुंच गया। जरा सोचिए, सोचना बड़ा मुश्किल है कि बिना एजुकेशन और उसके क्या क्या बारीकियां वहाँ के ऐसे जो लोग जो अपराध की दुनिया का हिस्सा बने उन्होंने सीखी और वो शातिर थे। मतलब पीयूष मिश्रा जी की बात मुझे याद आती है कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, लेकिन जब काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रहोगे। तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि मीठी रोल्स हों। अगर मीठी रोल्स नहीं हैं तो अगर देख रहा है विनोद जैसे किरदार हों जो छोटे स्पेस में सिग्निफिकेंस है उनका। मतलब कोविड के बाद तो दुनिया ही खुल गई ना, आप अधकचरा कुछ भी नहीं देख रहे। मतलब अब ऑडियंस भी बहुत सजग हो गई है, उन्हें एकदम बिल्कुल अच्छा कंटेंट चाहिए। और ओटीटी ने हमें कुछ बहुत यादगार किरदार दिए हैं, बहुत यादगार अभिनेता दिए हैं और आगे जिनकी मंजिल हालांकि फिल्म भी रही है, लेकिन फिर भी उनको अपने उन कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है जिसमें जिसे आपने ओटीटी में देखा है। पुनीत तिवारी एक ऐसा ही नाम है जो इस वक्त हमारे साथ है, जिन्हें आपने शानदार वेब सीरीज़ में देखा है, चाचा विधायक है, हमारे में जिन्हें देखा है, संदीप भैया के साथ जिन्हें देखा गया है, और अब वो आपको इमरान हाशमी के साथ फिल्म ग्राउंड जीरो में भी दिखने वाले हैं। लंबा सफ़र रहा है, थिएटर में ज़बरदस्त तरीके से काम किया पुनीत ने, ओटीटी और अब फिल्म में। इस पूरे स्ट्रगल का ताना बाना क्या रहा है? पुनीत तिवारी हमारे साथ है, आइए हम जान लेते हैं। पुनीत कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आज तक डिजिटल में। थैंक यू। तो आरा बिहार से सफर शुरू हुआ पुनीत। आरा जो है बिहार में, मतलब वो पैतृक गांव हुआ मेरा, और स्कूलिंग मेरी चित्ररंजन में हुई है। अच्छा। चित्ररंजन जो है झारखंड और बंगाल के बॉर्डर एरिया इस तरफ जामताड़ा पड़ता है। हाँ, मतलब जामताड़ा के बारे में जगत के आसपास आप नहीं, सीरीज से पहले भी खतरनाक था, लेकिन सीरीज के बाद आप जानते हैं। इसलिए क्योंकि ये मतलब ये सामने आया कि भाई वहां पर इस तरीके की जो है मास्टरमाइंड गतिविधियां होती रहती हैं। हालांकि कहा जाता है कि साइबर क्राइम वहां से शुरू हुआ और इसके बाद भारत के विभिन्न इलाकों तक पहुंच गया। जरा सोचिए, सोचना बड़ा मुश्किल है कि बिना एजुकेशन और उसके क्या क्या बारीकियां वहाँ के ऐसे जो लोग जो अपराध की दुनिया का हिस्सा बने उन्होंने सीखी और वो शातिर थे। मतलब बिना ट्रेनिंग लेकिन अच्छी बात है बॉर्डर की इस तरफ रहे, बॉर्डर की इस तरफ रहा, मतलब थोड़े से बच गए, थोड़े से हालांकि एक स्टेशन है जो चित्ररंजन है वो झारखंड में पड़ता है, और आप 100 मीटर की दूरी तय करते हैं और सब्जी मंडी पास मतलब ट्रैवल करते हैं और फिर गेट के उस तरफ से बंगाल शुरू हो जाता है। और चित्ररंजन जाना जाता है कि रेलवे इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन है, वहाँ पे कारखाना है वहाँ पे। तो दादाजी वहीं आरा से उठकर चित्ररंजन चले गए, वहाँ रेलवे की नौकरी कर रहे थे। पिताजी भी वहीं नौकरी कर रहे थे, फिर चाहते थे कि मैं भी वहीं नौकरी करूं। तो आप कैसे मुंबई आ गए? मुंबई नहीं है, मतलब अब का जो अंतरिक्ष यान जो जाता है कितनी तैयारी होती है, एक दिन में थोड़ी चला जाता है, तो एक लंबी यात्रा रही है उसकी। तो कैसे शुरू हुआ? आपको कब लगा कि एक्टिंग जो है वही ठीक है, वही जाना और वही करना है? मतलब ये तो दिल्ली आकर जब मैं थिएटर कर रहा था तो लगा कि यार मज़ा आ रहा है। मतलब तो दिल्ली आप थिएटर के लिए ही आए थे स्पेसिफिकली? बेसिकली तो मैं पढ़ाई के लिए आया था। अच्छा। और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अच्छा। और साथ साथ जवाहरलाल, आप हमारी तरफ आते आते कहाँ चले गए? हाँ, माइक पकड़ मैंने पिताजी की भी तमन्ना थी कि माइक पकड़ ले, टीवी पर आए, लेकिन मैं टीवी पे नहीं ओटीटी पे आना चाहता था। तो थिएटर कर रहा था। 2011 में मेरे एक चाचा जी थे, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक थिएटर ग्रुप है, बहरू पार्ट्स ग्रुप, वहाँ चले जाओ, अच्छा थिएटर होता है। तो जैसे ही मैं दिल्ली से कोई डीटीसी बस लिया और जैसे ही कैंपस में गए जेएनयू के, तो वो दुनिया बिल्कुल अलग, ये दिल्ली लगता ही नहीं था मुझे। और वहाँ एक सीरियस किस्म का रंग कर्म होता था। तो पहला नाटक पी साईनाथ के आर्टिकल पे फार्मर सुसाइड के ऊपर, और एनएसडी के डायरेक्टर हुआ करते थे के.एस. राजेंद्रन, उन्होंने डायरेक्ट किया। तो मतलब एक तरीके से थिएटर ने भी मेरे पर्सनालिटी को प्रभावित किया और समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग ही करनी है। मतलब मजा एक्टिंग में ही आ रहा है। वो भी मैं धीरे धीरे समझा कि मजा आ रहा है थिएटर करते हुए और ये करना है मुझे। तो स्क्रीन ब्रेक कब मिला?
स्क्रीन ब्रेक मतलब मैं पहले मिमिक्री किया करता था। अच्छा। तो 2014 की ये बात है, उससे पहले ना सबकी? मतलब सबकी नहीं, मतलब कुछ एक खास अरविंद जैसे केजरीवाल की नहीं हो, हम लेकिन नहीं कराएंगे। मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा मतलब ये किसी फिल्मी दुनिया से बताइए, किसकी फिल्मी करते थे? दुनिया से मतलब प्राण साहब की किया करता था अच्छा। पुरानी, लेकिन अब तो बिल्कुल मिमिक्री नहीं करता। मतलब अच्छा। वो एक्टिंग स्टार्ट्स विद इमिटेशन, तो इमिटेशन से शुरू हुआ और इसके बाद जब हम एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए तो वहाँ अलग थिएटर की ट्रेनिंग ली और थिएटर कर ही रहा था उससे पहले, वापस आया तो फिर थिएटर कर रहा था। फिर ओटीटी की दुनिया में कैसे आया, कैसे शुरू हुआ? तो दिल्ली था तो मुझे 2 फिल्में मिली थी और मैं कर चुका था। पंचलैट एक फिल्म थी जो बंगाल के एक डायरेक्टर हैं उन्होंने बनाई थी और वन ऑफ द पैरेलल लीड उस फिल्म का। सोनी एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे फिल्म है इवान अय्यर की, वो मैं उसमें एक छोटा सा पार्ट किया था। तो वो 2 फिल्में करके फिर मुझे लगा कि मैं दिल्ली में थिएटर सर्किट में खुद के अपने काम को रिपीट कर रहा हूँ, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुंबई चले जाएं। अच्छा, तो जाना और शिफ्ट करना, काम ढूंढना मिलना कितना आसान कितना मुश्किल रहा? मतलब 1 साल गया तो काम ही नहीं था। मतलब मैं दरवाजे खटखटाता था कास्टिंग डायरेक्टर्स के, वहाँ से कोई कास्टिंग असिस्टेंट निकलता था और बोलता था कि अच्छा अभी तो कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताएंगे। तो वो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है एक एक्टर का, एक एक्टर भी अपना रिसर्च करता है ना कि टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन हैं, उनके असिस्टेंट्स कौन हैं, क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट तक पहुंचने की भी एक अलग तैयारी होती है, जो प्रोसेस होता है वो। तो वो जो दौर रहता है कि जब कोई काम नहीं होता है, आप पहुंच गए मुंबई जैसे शहर में, 1 साल कोई काम नहीं है, वो वक्त बिताना कितना मुश्किल होता है? नहीं मतलब काम जब आएगा आएगा, लेकिन काम जब नहीं है आपके पास तब आप अपने आप को कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं। तो अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था। फिर पहला ओटीटी ब्रेक? लाखों में एक अमेज़न प्राइम की एक सीरीज़ श्वेता त्रिपाठी के साथ 3-4 एपिसोड्स में मैं दिखता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी जगह है और अच्छा काम, मतलब बाकी बड़े आराम से पीसफुली। और फिर कई किरदार आपके रहे जिन्होंने अच्छी जगह बना ली। प्रिंस मिश्रा का आप देखिए किरदार, संदीप भैया के साथ, ये जो बहुत चर्चित सीरीज हम कह सकते हैं, चाचा विधायक है हमारे, इनसे कैसी पहचान मिली? और मुझे लगता है कि अगर अच्छा एक्टर है तो उसको डिफाइन करने में ओटीटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, आपको भी लगता है? जी जी बिल्कुल। मतलब पीयूष मिश्रा जी की बात मुझे याद आती है कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, लेकिन जब काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रहोगे। मतलब वो ब्रेक अगर 20 साल बाद में मिलता तो क्या मेरे अंदर उतना पैशन था कि मैं उसे परस्यू कर पाऊँ? तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है पेशेंस के साथ, मौका देर सबेर तो सबको मिलना है। बिल्कुल। अभी ग्राउंड ज़ीरो इमरान हाशमी के साथ, तो वो कैसे आई झूली में और क्या उसमें रहने वाला है आपका किरदार? छतरी वाली एक फिल्म की थी, तेजस सर उसके डायरेक्टर हैं, रकुल प्रीत और सतीश कौशिक सर के साथ हमने शूट किया था। और हालांकि वो पार्ट बड़ा था, लेकिन उससे पहले जनहित में जारी एक फिल्म आई थी और कुछ थोड़ा बहुत, तो फिल्म थोड़ी कट गई और मेरा रोल भी कट गया उसमें, लेकिन मैं दिखता हूँ उसमें बतौर मोनू और रकुल के कलीग का किरदार है जो मैंने किया है। और वही सेम डायरेक्टर उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो डायरेक्ट की है, इमरान हाशमी की फ़िल्म है, पार्लियामेंट अटैक पर फिल्म है। मैंने एक टेररिस्ट की भूमिका की है उसमें, छोटा सा पार्ट है बट इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितना क्या रहता है। ऐसा होता है पुनीत कि आप ओटीटी कर रहे हैं लगातार, फिर फिल्में मिलती हैं, फिल्में उतनी नहीं मिलती, फिर वापस आप ओटीटी पे आते हैं, तो कई बार एक टैगिंग हो जाती है कि ये ओटीटी एक्टर हैं। क्या इस तरह की टैगिंग के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं? मैं प्रिपेयर्ड हूँ हर चीज़ के लिए। मतलब जब मैं मुंबई गया तो मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ है जो पा ही रहे हैं, मतलब सब कुछ, तो मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। और परसेप्शंस कितनी बदलती हैं लोगों की कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर जब आपके पास कुछ काम है, फिर जब आपके पास बहुत काम है कि आपके काम ने एक बड़ी पहचान बना ली है, कैसे बदलते हैं लोग? मतलब जब कुछ नहीं था तब थोड़े बहुत लोग जो मतलब कंसिडर करते थे, थोड़ा पॉपुलर होने के बाद
वो दरवाजे जो कभी बंद थे वो खुल जाते हैं। और मेरे पिताजी कहते हैं, इवन संदीप भैया के बाद उन्होंने कहा कि ग्राउंडेड है ना, तो मतलब वो भी चाहते हैं कि मैं ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो अपने काम के द्वारा, बाकी जो बेहतर काम है वो दिख ही जाता है देर से देर। तो अभी जैसे हमने देखा कि आपके किरदारों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, किसी में कम स्क्रीन स्पेस रहा हो, किसी में ज़्यादा रहा हो, लेकिन लोग ये जानते हैं कि नाउ पुनीत तिवारी इज वन ऑफ द अकम्पलिश्ड एक्टर विच वी हैव। तो किस चॉइस के मामले में चीज़ें कैसे बदली हैं पिछले कुछ सालों में? जिस तरीके के किरदार आपके पास आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आप कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नो बोलने की पोजीशन में है, किस तरीके के कैरेक्टर्स आ रहे हैं अब ऑफ लेट आपके पास? ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि मीठी रोज हो, अगर मीठी रोज नहीं है तो अगर देख रहा है विनोद जैसे किरदार हों जो छोटे स्पेस में सिग्निफिकेंस है उनका, तो वैसे किरदार करना चाहूँगा। छोटे बड़े सी बात नहीं है, मतलब किरदार है उसमें कुछ हो करने को। Exactly. That I'm looking for. OTT ने मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है पुनीत, कि आपका स्क्रीन स्पेस के हिसाब से या बड़े नाम सितारों के चाहिए या बहुत बड़े डायरेक्टर चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गई है। कंटेंट अच्छा है, एक्टर अच्छा है, तो वो 2 मिनट में भी अपना काम दिखा देगा, 1 घंटे में भी दिखा देगा। लेकिन मतलब OTT में हर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। अगर TVF की बात करें तो TVF थी जिन्होंने पंचायत बनाया, या शायद कोई और बना रहा होता पंचायत जैसे शो को, तो शायद वो किसी नोन के लिए अपने शो को कुछ और तरीके से देखते। मतलब वही पंचायत शो में किसी और को कास्ट कर लें तो वो शो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वो क्रिएटर ने भरोसा दिखाया, और जो TVF है वो ऐसे शोज बना रही है। इवन जामतारा जो सीरीज है, आप उसमें कितने नोन चेहरे देख रहे हैं, मतलब 2-3 लेकिन को छोड़कर इनको पहचान मिल रही है इन सीरीज को, इनके कैरेक्टर्स को, कंटेंट को, कहानी को, डायरेक्टर को पहचान मिल रही है। इसलिए अब ये मुझे लगता है कि दूसरे मेकर्स को इंस्पायर कर रहे हैं ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि मतलब देख रहे हैं लोग ना, कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। ऐसा साफ सुथरा कंटेंट भी है, अलग भी है, पारिवारिक भी है, उसमें कुछ वैसी OTT के लिहाज से मजबूर किए जाने वाली गंदगी भी नहीं डाली। मतलब कोविड के बाद तो दुनिया ही खुल गई ना, आप अधकचरा कुछ भी नहीं देख रहे। मतलब अब ऑडियंस भी बहुत सजग हो गई है, उन्हें एकदम बिल्कुल अच्छा कंटेंट चाहिए, और पूरा ग्लोबल हो गया, हर कोई आपके पास एक्सेस है, आप तुरंत बदल सकते हैं। बिल्कुल शोज। बिल्कुल। तो आगे की क्या प्लान्स हैं पुनीत अब ग्राउंड जीरो के साथ, और क्या क्या हमें देखने जा रहा है, क्या है जो आप एस्पायर कर रहे हैं और हमें अब दिखेगा आने वाले वक्त? मतलब सबसे इंटरेस्टिंग तो मैं एक शो लिख रहा हूँ। अच्छा। और चूंकि कोविड में जब काम नहीं था तो हम अपने अंदर भीतर कहानियाँ टटोल रहे थे, तो मैं अपने स्कूल डेज पे जो मेरा नॉस्टैल्जिया है उस पर एक शो लिख रहा हूँ। अच्छा। और ये वो दौर है जब मैं 11वीं में था, 2006-07 की बात है। इमरान हाशमी अपने पीक पर थे, और हर लड़का जो है इमरान हाशमी बनने की ख्वाहिश रखता था। अच्छा, रिस्की था। तो लेकिन रिस्की था, बट अंदर जो इमरान हाशमी बनने की ख्वाहिश रखना बहुत बड़ा रिस्क भी है। मतलब जो ख्वाहिश, ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग आल्सो। और इवन अभी शूट भी कर रहा था ना उनके साथ, तो शूट करते हुए जब हमारा शूट हो गया, मैं सेल्फी ले रहा था उनके साथ, तस्वीर लेते हुए अपने मन की बात कह दी। एक फैन बॉय मोमेंट था उनके साथ, कह दिया सर आपकी फिल्मों ने ना जवान किया मुझे। तो हंसते हुए बोले कि ये तो नहीं, उन्होंने वक्त से पहले तो नहीं किया ना, मतलब हमारा वो वक्त पे ही किया, आपकी फिल्मों ने मतलब जवान किया मैंने। तो हंसते हुए बोले कि तुम लोगों को जवान करते करते मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। तो बड़े मतलब चेयरफुल हैं। तो ये शो कब तक आपका, मतलब ये शो आप किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए लिख रहे हैं? मतलब ये लिख रहा हूँ, पिचिंग स्टेज पर है, ऑलमोस्ट दिख जाएगा जल्दी ही किसी कहानी के तौर पे। बहुत बढ़िया पुनीत, और ऐसे ही आप अच्छे किरदारों में हमें दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेहतरीन काम हमको दिखे, यही हम चाहते हैं। एंड बहुत इस खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पुनीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।